सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान में जबान से मुताल्लिक पॉलिसी को क्या कहा जाता है? पहला है मादरी जबान में तालीम, दूसरा है कसीर लिसानियात, और तीसरा है से लिसानी फार्मूला, और चौथा है हक तालीम। तो हिंदुस्तान में जबान से मुताल्लिक जो पॉलिसी है दोस्तों, उसे कहा जाता है से लिसानी फार्मूला। और से लिसानी फार्मूला में क्या होता है? तो दोस्तों से लिसानी फार्मूला में एक का मतलब पहला, जो पहली जबान होगी वो आपकी मादरी जबान या फिर दोस्तों इलाकाई जबान, मादरी जबान या फिर इलाकाई जबान होगी, ठीक है। दूसरे में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हिंदी जबान। कौन सी जबान होगी? हिंदी जबान। जैसे कि जो हिंदी भाषित राज्य के हैं, गैर हिंदी भाषित के हैं तो वो जिस वहां के जो आपके जबान है, जैसे कि अंग्रेजी होगा तो वो होगा। और तीसरी में जो दोस्तों है वो आपका है अंग्रेजी है, ये हिंदी वालों के लिए ना जी। और इसी को कहा जाता है कि एक आधुनिक भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये से लिसानी फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली जबान भी कारगर होता है, क्योंकि यानी ये कहा जा रहा है कि वो क्लासरूम जिसके अंदर दो जबान मुश्तमिल, दो जबानों पर मुश्तमिल है, एक बच्चे जो अपनी मादरी जबान बोलते हैं और दूसरी जो जबान उसको सिखाया जाए वो जबान भी, तो वही चीज कहा जा रहा है कि सिखाई जाने वाली जबान भी कारगर होता है, नहीं जो जबान वो सीख रहा है उसमें वो बात करता है, दोनों फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? इलाहिदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है, हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है, सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है, हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है। देखिए एक चीज आप याद रखें कि इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि दो जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा को मादरी जबान बोलते हैं और सिखाए जाने वाली भी। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा मादरी जबान में बेहतर बोलता है तो दोस्तों वो दूसरी जबान भी बड़े ही अच्छे ढंग से वो सीख लेगा। इसीलिए कहा गया कि अगर आपकी एक लैंग्वेज सही है तो उस लैंग्वेज के सहारे आप दूसरी लैंग्वेज पर भी पकड़ हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी देखिए कि सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ये क्वेश्चन का आंसर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इब्तिदाई मराहिल में बच्चा पे और से में फर्क नहीं कर पाता है, इसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या? यानी बच्चे जो स्टार्टिंग में वो ये नहीं समझते हैं कि ये पे है या फिर ये से है, दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर पाती, तो अगर इस फर्क को उसको समझाना है तो इसका बेहतरीन तरीका क्या होगा? पहला यह है उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना, दूसरा है तख्ते स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, तीसरा है दोनों हरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना, और चौथा है तवज्जो न देने के लिए डांटना। तो सबसे पहले देखिए यहां पर तो डांटना आ गया है, तो डांटना, मारना, पीटना, रटना ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये वाला तो पहले ही आपका कट जाएगा। और देखिए एक बच्चा पे और से में उसको फर्क करने में दिक्कत है, तो अगर हम उसके वालिदैन को शिकायत करेंगे तो उससे वो मसला का हल तो नहीं होगा, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब अगर देखिए तख्ते स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, यानी जो नोटिस बोर्ड पर जो हिदायत है उससे कहा जाए, तो एक बच्चा को पे और से में फर्क करने में दिक्कत है, हिदायत पर अमल करने से उसका पे और से थोड़ी सुधरेगा, वो दोनों का फर्क उसी वक्त सुधरेगा जब उस पर उसको मश्क कराई जाए, है ना। तो दोस्तों इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी कट जाएगा। सी वाला है कि दोनों हरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए 3 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती है,
तलबा की खुद एतमादी खत्म हो जाती है, वो जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर ज़हन नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा आप समझें, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर बच्चे की रटने की आदत हो जाए तो उनमें कौन सा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अगर मान लीजिए कि सारे लोग ये फैसला कर ले कि भाई रट के हम याद कर लेंगे, तो जो रटेगा तो वो समझेगा नहीं, और जब आप समझिएगा नहीं तो चीजों को और भी अदरवाइज ढंग से आप उसको नहीं सोच सकते हैं। तो जो आपका सोचने का क्षमता है वो कब होगा, जब आप चीजों को समझिएगा तब। तो दोस्तों जब आपका चीज को समझ ही नहीं रहा, आप याद कर रहे हैं, तो जो सोचने का क्षमता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो कौन सी आदत दोस्तों उसकी, मतलब कौन सा डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो सोचने का क्षमता रुक जाएगा। तो ये कहना कि तलबा की खुद एतमादी खत्म हो जाएगी, जी नहीं, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती है, मतलब उनके जो सोचने की क्षमता है वो रुक जाएगी, समझ रहे हैं। यानी उनका जहन जो खुलकर सोचता है वो चीज नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो चीजों को रट रहा है। तो रटने की आदत होने की वजह से दोस्तों ये रुकावट है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, से लिसानी फॉर्मूला में पहली जबान क्या होती है, मादरी जबान या इलाकाई जबान, हिंदी जबान, अंग्रेजी जबान और जदीद हिंदुस्तानी जबान। तो देखिए मैंने आपको बताया कि से लिसानी फॉर्मूला में दोस्तों जो पहली जबान आपकी होगी वो कौन सी जबान होगी, तो वो आपकी होगी मादरी जबान, या मादरी जबान न होकर इलाकाई जबान। तो भाई जो इलाकाई जबान है वही ना आपकी मादरी जबान होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि तीसरी जमात, ये नसीम तीसरी जमात का तालिब इल्म है, तालिब इल्म का मतलब स्टूडेंट है, वो उम्मन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है, वो मुमकिना तौर पर मुतासिर है, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वो बातचीत तो ठीक ठाक से कर ले रहा है लेकिन जब वो पढ़ता है उसी वक्त अटकता है, तो गोया कि उसको पढ़ने में दुश्वारी है। और हमने आपको बताया था कि जब दोस्तों पढ़ने में दुश्वारी होगी तो उसको क्या कहेंगे। एक बात याद रखिए, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर, दोस्तों ये क्या होगा, इल्मे रियाजी में दिक्कत अगर है, यानी अगर हिसाब में दिक्कत है तो तब डिसकैलकुलिया, यहां तो हिसाब में है नहीं। डिसग्राफिया मैंने कहा था कि अगर आपको लिखने में दुश्वारी है, किसमें दोस्तों, लिखने में, तब आपका डिसग्राफिया, तो लिखने में है नहीं यहां बल्कि वो पढ़ने में अटक रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरों पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वो जांच करता है कि सुनने की महारत को, पढ़ने की महारत को, लिखने की महारत को, सोचने की महारत को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक मर्तबा आप और देखें तब आप आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक उस्ताद जो है ना, एक टीचर बच्चों को एक कहानी सुनाता है, तो जाहिर सी बात है जब हम ही लोग आपको कोई कहानी सुनाते हैं, हाथ चमकाते हैं, आंख चमकाते हैं, भौं चमकाते हैं, तब ना आपसे कनेक्टिविटी हो पाती है। तो कह रहा है कि एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरों पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, कहानी सुना लेता है इस तरह करके, और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। भाई अगर उस बच्चे से कहा गया कि जो तुम कहानी सुने हो इसको तुम अपनी मादरी जबान में बयान कर दीजिए, तो एक बच्चा जो अपनी मादरी जबान में, या आप ही से कहा जाए कि एक कहानी मैं सुना रहा हूं आपको और इस कहानी को आप अपने मादरी जबान में बयान करिए, तो जब मैं ये कह रहा हूं कि मादरी जबान में बयान करिए तो ये कब होगा, कोई बच्चा किसी भी कहानी को कब बयान कर सकता है। तो दोस्तों पहला है सुनने की महारत को जांच कर रहा है, पढ़ने की महारत को, लिखने की महारत को और सोचने की महारत को। देखिए क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोग दे दें सही, लेकिन जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक मैं थोड़ा सा लेट करूंगा। देखिए फिर मैं बोलता हूं,
एक कहानी मैं आपको सुनाऊं और मैं कहूं कि इस कहानी को आप अपनी जबान में, अपनी जबान का मतलब ये हुआ कि मादरी जबान में आप इस कहानी को बयान कर दीजिए। तो कब बयान कर पाइएगा दोस्तों? जब आपने कहानी को सही से सुना होगा तब। और जब आप नहीं सुने होंगे तो बयान नहीं कर पाएंगे। देखिएगा ना, उस्ताद पढ़ाते रहते हैं ऑफलाइन में, किसी बच्चे को अगर देखते हैं कि ये इधर उधर की बात कर रहा है तो उसको पूछते हैं कि अभी मैंने क्या बयान किया बताओ। अगर वो सही से नहीं सुना तो वो नहीं बता पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक उस्ताद ने एक कहानी सुनाई और बच्चों को कहा कि आप अपनी मादरी जबान में बयान करिए, तो उस्ताद यहाँ क्या टेस्ट कर रहा है? सुनने की महारत को, कि ये इसने सही से सुना या नहीं सुना। तो दोस्तों वो इस तरह जांच करता है। तो क्या जांच कर रहा है? सुनने की महारत को। किसकी महारत को? सुनने की महारत को। चूंकि उसको बयान करने के लिए कहा, तो बयान उसी कंडीशन में जब होगा जब उसने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्लासरूम में किसी मतन, मतन का मतलब होता है पैराग्राफ, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाजों में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है मल्टीमीडिया, तदरीस में वजाहत देने वाली पेशकश, खुद तालीमी से मुताल्लिक मतन की वजाहती पेशकश। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़े सा, कुछ वर्ड ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लासरूम में किसी मतन, मतलब मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ है उसको, या दोस्तों ग्राफिक्स या एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और इसी पर अगर हम कुछ कर देते कि एक पेड़ सा, आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे टीचर बोल रहे हैं एक पेड़ सा आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, ये सब आप देखते हैं ना, तो वो एनिमेशन हुआ। तो क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन, तो यहाँ पे तीन चीज हो गया। देखिए एक हो गया आपका मतन, दूसरा हो गया ग्राफिक्स, तीसरा हो गया एनिमेशन। तीन चीज है इसमें। आवाज में बाहमी रब्त पैदा करना, मतलब जो स्लाइड, ये वजह से हम आप यहां पे देख रहे हैं ना, इसको स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। तो मान लीजिए कि स्लाइड का मतलब ये हुआ कि जो आप मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, एगो जो दिखता है ये स्लाइड है। तो इस स्लाइड पर जो चीज आया उसी में हम बात कर रहे हैं, उसी से संबंधित। जैसे मान लीजिए कि मेरे स्लाइड पर ये उर्दू का क्वेश्चन आया, हम उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फला जगह ये कैसे हो गया, तो ये इससे संबंधित नहीं है। लेकिन क्लासरूम में मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज में, यानी उस पर जो आवाज दिया जा रहा है उसमें बाहमी रब्त पैदा करने को, अमल को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा पहले आपके पास एक नोकिया का मोबाइल होता था इस टाइप का, है ना? तो ये मोबाइल को आप, ये मोबाइल नहीं है, तो इसको दोस्तों कहते थे कीपैड मोबाइल। और अभी जो आपके पास एक मोबाइल है जिसको एंड्रॉइड कहते हैं, उसको मल्टीमीडिया सेट भी कहते हैं। मल्टीमीडिया क्यों कहते हैं? उसमें सारी चीजें उसी के अंदर हैं। मल्टीमीडिया, मल्टी यानी सारी चीजें। तो दोस्तों क्योंकि इसके अंदर आप देखिए मतन भी है, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन भी है, और फिर उसी में बाहमी रब्त पैदा करने के लिए आवाज भी है, तो इसीलिए ये क्या होगा? आपका मल्टीमीडिया होगा। क्या होगा? मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, एक उस्तानी जी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है और अपनी बात का आगाज ये सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? वो यहां तलबा की मदद किस तरह करती है? पहला देखिए, पहले क्वेश्चन को आज समझिए। एक उस्तानी जी जो है वो चिड़ियाघर की सैर नाम से एक टॉपिक पढ़ाने जा रही है, तो बच्चों से सवाल करती है कि भाई तुम लोग चिड़ियाघर देखे हो? जाहिर सी बात है, ये कहा भी गया है कि जब आप कोई चीज पढ़ाने को जाएं तो बच्चों के साबका मालूमात से उसे जोड़िए, यानी बच्चे का अनुभव को जरूर लीजिए। तो वो ऐसे ही कर रही कि चिड़ियाघर की सैर नाम से जो पढ़ाने जा रही है, तो बच्चों से पूछती है कि आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? वो यहां तलबा की किस तरह मदद कर रही है? पहला ये है, किताब की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम करके, मतन से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल करके, फरहंग की आमोजिश के जरिए किसी जांच की तैयारी के लिए, ज्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान जबान का इस्तेमाल मौका फराहम करके। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर यह सवाल किया जाएगा कि आपने से किसी ने चिड़ियाघर देखा, तो उसमें से 2-3 बच्चा मिनिमम तो जरूर खड़ा होगा कि जी मैंने चिड़ियाघर देखा, मैं अपने मम्मी के साथ, मैं अपने पापा के साथ, मैं अपने बहन के साथ गया था, ऐसा है वैसा है। कोई बोलेगा मैंने रेडियो में,
टीवी में देखा, कोई बोलेगा मैंने यहां देखा वहां देखा, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चा बोला कि हमने देखा है, उसका ध्यान बिल्कुल अपने टीचर की तरफ होगा कि क्या क्या सी बात आती है, और अगर उसको कुछ इधर उधर मिस लगेगा तो वो कहेगा जी नहीं, हमने इस जानवर को इस रूप में देखा था, ये ऐसे देखा था। तो गोया कि किताबी मालूमात को बाहरी दुनिया से जोड़ना, हम ये कह सकते हैं कि मतन से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल, साबका मालूमात यानी पूर्व ज्ञान को हम मतन यानी पैराग्राफ से जोड़ देते हैं। यही चीज है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक साथी बोल रही हैं कि मैंने दिल्ली का चिड़ियाघर देखा है। चिड़ियाघर, अगर आपको बेहतरीन चिड़ियाघर जो इंडिया में जो मैं जानता हूं वो दोस्तों बंगाल और पटना, दिल्ली का चिड़ियाघर उतना मतलब कि इन लोगों ये चिड़ियाघर के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं है जी। इतना ना वहां पे चलना पड़ता है, जानवर पता चला कि एक वो जानवर है, आप आधा किलोमीटर चलिए तो उस तरह मजा नहीं आता है जी। पटना वाला भी काफी बेहतर है और बाकी बंगाल वाला भी बहुत अच्छा है। दरसी किताबों के सवालात बाज औकात कमतर सतह के या हकायक पर मबनी होते हैं, इस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए? दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है, इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि जो दरसी किताब होते हैं यानी जो आपके सिलेबस के बुक हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा चैप्टर हो जो उसके सवालात बिल्कुल हल्के हों यानी बिल्कुल आसान आ जाए, तो वैसी कंडीशन में उस्ताद को क्या करना चाहिए? वही चीज कहा जा रहा है कि बाज औकात जो है कमतर सतह के या हकायक पर मबनी होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो पहला कि दरसी किताब का इस्तेमाल, तो दरसी किताब का इस्तेमाल कम से नहीं, तो दरसी किताब का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, ये बात गलत। पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, ये इसका हल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सवाल कम स्तर के हैं तो दोस्तों हम उस पर कुछ और सवाल अपने स्तर से भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे जो है क्रिएटिविटी उसके अंदर आए, वो अपने तौर पर सोच पाए। तो इसीलिए कहना कि तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हक़ तालीम का एक्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। हक़ तालीम का एक्ट का मतलब यह हुआ RTE एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये क्या कहता है भाई कि 8वीं जमात तक अंग्रेजी जमात में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में, 8वीं जमात तक मादरी जबान में, 8वीं जमात तक रियासत की जबान में। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि हमें बच्चे को सबसे पहले मादरी जबान में तालीम शुरू करनी है और धीरे धीरे दूसरी जबान में हमें ले जाना है। लेकिन यह भी चीज है कि हमें 8वीं जबान तक बच्चों को उनकी मादरी जबान, अगर हम अंग्रेजी कर देते हैं तो मान लीजिए कि जो दोस्तों आपके हिंदी भाषित राज्य या जहां पे हिंदी बोली जाती है तो वहां तो फिर दिक्कत करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम हिंदी मीडियम कर देते हैं तो जहां पर दोस्तों अंग्रेजी जबान बोली जाती है वहां तो दिक्कत करेगा, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। इसीलिए ये सी वाला की 8वीं जमात तक मादरी जबान में तालीम हासिल करे, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जबान पढ़ने के लिए समई और बसरी तरीका कार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना, दुरुस्त तलफ्फुज और सही सुनना। यानी ये कहा जा रहा है कि दोस्तों अगर जबान पढ़ने के लिए समई व बसरी, देखिए सबसे पहले आप जाने कि समई का मतलब क्या होता है और फिर आप जानिए कि बसरी का मतलब क्या होता है। समई का मतलब होता है सुनने वाला आला, यानी वो चीज जिसे हम सुनकर समझते हैं, और बसरी का मतलब होता है देखने वाला आला दोस्तों, यानी वो चीज जिसे हम देख कर सीखते हैं। जैसे अभी आपके पास मोबाइल फोन है,
वहां आप मुझे देखते भी होइएगा लेकिन सुनते भी होइएगा, तो इसलिए मोबाइल फोन समई व बसरी दोनों हो जाएगा। टेलीविजन है, टीवी, उसमें आप देखते भी हैं सुनते हैं, लेकिन रेडियो उसमें केवल सुनते हैं ना। मान लीजिए कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां केवल आप देखते हैं, वहां पे सुनते नहीं है, है ना। तो दोस्तों समई व बसरी तरीकाकार का इस्तेमाल जबान पढ़ने के लिए किस तौर पर बेहतर है, किस तौर पर सही है। तो देखिए इसके जरिया क्या होता है कि अगर हम कहें तहरीर, तो तहरीर का संबंध लिखने से है, तो दोस्तों यहां पर ये देखना कोई जरूरी है, सुनकर भी आप लिख सकते हैं। सही सुनना तो केवल सुनना ही नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इससे आपका दुरुस्त तलफ्फुज होता है। दुरुस्त तलफ्फुज का मतलब है जब आप सुनेंगे किसी चीज को तो वो चीजें आपके कान तक टकराएगी, जब आप देखेंगे तो उसके दो हर हरूफ को पहचान कर दोस्तों उसमें दुरुस्त तलफ्फुज आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, हालांकि जब दुरुस्त तलफ्फुज ना होता तब दुरुस्त पढ़ना हो सकता था, लेकिन दोस्तों चूंकि दुरुस्त तलफ्फुज है इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कहानी के सवालात और जवाबात पर, कहानी के असल पैगाम पर, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर। यानी ये कहा जा रहा है इसमें कि जब आप कोई दरसी किताब में कोई कहानी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तारुफ का मतलब कहानी आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। आपने देखते हैं ना किसी भी क्लास में टीचर जब आते हैं, जैसे मैं ही आता हूं यहां पर, तो मैं कहता हूं कि हेलो साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम लोगों का खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं, आप लोग अच्छे होंगे, आवाज आ रही है, आज का क्लास काफी अच्छा है। अब इस तरह करके हम क्या कर रहे हैं, इस तरह करके दोस्तों हम एक माहौल बना रहे हैं, और इस माहौल बनाने का क्या फायदा है, हम आपको क्लासरूम से जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह मान लीजिए अगर कोई टॉपिक बच्चे टीचर को शुरू करना हो तो उस समय कहा गया कि पहले बच्चे से बातचीत करिए। तो बातचीत करें तो क्या बातचीत करें बच्चे से? कहा गया कि कहानी के मुश्किल अल्फाज पर। एक बात याद रखिए, अगर कहानी का मुश्किल अल्फाज हम शुरू में बयान कर देंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि हमें जो है आसान से मुश्किल की तरफ चलना है, तो यहां पर तो उसका उल्टा हो जाएगा, पहले ही मुश्किल हम बयान कर दिए, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। कहानी के सवालात और जवाबात पर, एक बच्चा जब टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है तो उसका सवाल जवाब क्या कर पाएगा वो, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। कहानी के असल पैगाम पर, यानी कि उसका समरी, यानी कि उसके दोस्तों खुलासा, तो खुलासा कब होगा? जब कहानी पढ़ेंगे तब ना, इसलिए ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर। यहां पर जो एक लफ्ज है कि तलबा के तजर्बात से, ये वही चीज, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, हम बच्चे से कुछ उनके बारे में पूछें कि आप इसको जानते हैं, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, तो जाहिर सी बात है बच्चे अपने अपने फीडबैक देंगे। तो गोया कि यही हुआ कि हम इस कहानी को पढ़ा जो रहे हैं, बच्चे के तजर्बात को भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला कि इसी पर एक टीचर को बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, एक दरसी किताब होती है, दरसी किताब यानी कि निसाबी किताब, जबान की तदरीस आमोदिश के वसाइल में से एक, सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, पढ़ना सिखाने के लिए जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक दरसी किताब का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए कि दोस्तों कहा जाए कि हमें एक बच्चे को पढ़ाना लेकिन उसका निसाब ना हो, कि हम उसको क्या पढ़ाना, तो क्या पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे, हर चीज का एक निसाब होता है ना। इसलिए देखिएगा जब आप कभी किसी चीज की तैयारी करने जाते हैं तो आपको एक सिलेबस मिलता है। तो ये कहना कि एक दरसी किताब जो है दोस्तों इसलिए जरूरी है कि उससे आपको पता भी चलता है हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो ये कहना कि सिर्फ उस्ताद के लिए होता है दरसी किताब, जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सिर्फ उस्ताद के लिए नहीं होता है बल्कि ये बच्चों के लिए होता है, पढ़ना सिखाने के लिए, केवल पढ़ना सिखाने के लिए नहीं बल्कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी दरसी किताब जरूरी है दोस्तों। अब यहां पर जो है चूंकि बी और सी को आप कट कर दिए हैं, तो अब आपको दोस्तों ध्यान देना है। अगर हम ये कहते हैं कि जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप जबान की तदरीस यानी भाषा सीखने का सबसे बेहतरीन आला यह है कि दरसी किताब है, सबसे मौजू यानी सबसे बेहतरीन। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि भाषा आती है बातचीत से, इस्तेमाल से, प्रयोग से आती है, न कि किताब से। अगर मेरे पास किताब ही हो
हम उसका इस्तेमाल ही ना करें तो हम हो जाएगा, नहीं ना होगा, तो इसलिए इसको भी कट कर दीजिए। लेकिन जबान की तदरीस की आमोजिश की वसाइल में से एक, वसाइल का मतलब हुआ कि जहां जबान की तदरीस के लिए बहुत सारी चीजें की जरूरत है, उसमें से एक दरसी किताब भी है। अब कहिएगा सर इसके अलावा और क्या? आपके पास दरसी किताब बहुत सारी हो, आप ऐसा करिए अभी से लेकर पीएचडी तक का बुक खरीद लीजिए, लेकिन कोई टीचर नहीं है तो क्या आप दरसी किताब से पूरा आप सीख लेंगे? नहीं। पता चला कि दरसी किताब के साथ साथ टीचर की जरूरत है। टीचर भी है, दरसी किताब भी है, लेकिन वो माहौल नहीं है, फिर भी आपके लिए दिक्कत है। माहौल भी है, सब चीज भी है, लेकिन दोस्तों आपको वैसा जो है जे टीचर नहीं है, तो फिर भी दिक्कत है। तो गोया कि दरसी किताब जहां बहुत सारे वसाइल हैं, उसमें से एक है आपके लिए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। यानी ये कहा जा रहा है कि जब आप जबान की दरसी किताब बोला, यानी जब आप बच्चे को भाषा शिक्षण करा रहे हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमें किस बात पर फोकस करनी चाहिए? तो पहला ये है मतनी मशकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर, यानी बच्चे का हम ज्यादा से ज्यादा मतन का मश्क कराएं, यानी पैराग्राफ का उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को जो भी चीज हम पढ़ाएं उसके उम्र का ख्याल हम जरूर रखें, उसी के अनुसार हम मवाद दें। और तीसरा हुरूफ के फंट साइज पर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो पढ़ाएं उसका साइज जो है ना सही होना चाहिए हुरूफ का। अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जब हम पढ़ाएं तो जो कहानी हम उसको सुनाएं वो अखलाकियात पर मबनी हो। लेकिन देखिए अखलाकियात पर मबनी या हुरूफ के फंट ये सब ठीक है, लेकिन जो मेन बात यह है कि बच्चे को जब हम दरसी किताब पढ़ाएं तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि दोस्तों वो जो हो तो वो क्या हो, बच्चे के उम्र के मुताबिक हो और उसी के अनुसार मवाद हो। मतलब एक बच्चा मान लीजिए कि 6 साल का है, तो वो बच्चा 1 क्लास में होगा, हम उसको क्या कर रहे हैं कि भाई अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलजेब्रा इसके लिए है ही नहीं, अलजेब्रा तो 10th क्लास के लिए, 9th के लिए, तो हमने इसके उम्र का ख्याल नहीं किया। इसीलिए दरसी किताब ने सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस होनी चाहिए कि जो किताब आपकी है वो बच्चे के उम्र के मुताबिक हो, उसके ज़हन के मुताबिक हो, है ना, तो इसलिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक मुतासिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, समई तरीका कार के जरिया मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सबक के असल मकसद को पेश करना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ लें। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक मुतासिर कुन का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो देखिएगा कि एकदम बच्चा बहुत कॉन्शियस है, एकदम ध्यान दे रहा है कि कोई मिस न कर जाए, वो हुआ मुतासिर कुन। लेकिन एक वो भी है, हाँ टीचर आ गए ठीक है हम अपने मछली बाजार लगाए हुए हैं, तो वो मुतासिर कुन नहीं हुआ। तो एक मुतासिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना कौन कहलाएगा? एक मुतासिर कुन सबक, यही मतलब इसका हुआ। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखने से बच्चे का काम नहीं होगा, वो तो एक टीचर ने लिखा है, इसलिए दोस्तों ये आपका नेगेटिव है। समई तरीका कार के जरिया मकसद को वाज़ेह करना, यानी बच्चे को हम कुछ भी मकसद को सुना मतलब वाज़ेह करें तो वो सुनाकर ही। अब सुनकर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने ये पढ़ा है कि बच्चे को हमें जो भी चीज पढ़ानी है हमें ये हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि सारे बच्चे उसमें शामिल हो और बच्चे खुद से सीखें, उस्ताद सिर्फ उसकी रहनुमाई करे। जी, ये नहीं कि उस्ताद पूरे एकदम तकरीर करे बच्चे खामोश होकर सुने, जी नहीं, हमें हर बच्चे को शामिल करना है और बच्चे सरगर्मी का अमल खुद पूरा करे, यानी उस्ताद सिर्फ उसकी रहनुमाई करे। तो अगर ये कहना है कि बच्चे को एक मुतासिर कुन सबक जो है वो समई तरीका कार के जरिया मकसद को वाज़ेह करना, तो यानी सुनकर, तो बच्चे का तो कोई रोल इसमें नहीं हुआ, वो तो सुनकर, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना, बहाली का मतलब वो नौकरी वाला बहाली नहीं हुआ, मतलब ये हुआ सरगर्मी के साथ का मतलब ये हुआ कि हम एक्टिविटी के जरिए पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों को भी हम इसमें ले रहे हैं जो बच्चे शर्मा रहे हैं, सारे बच्चों के दोस्तों हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये हुआ इसका बहाली का मतलब। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है
जबान की आमोजिश में पोस्टर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि डॉट डॉट माला माल माहौल फराहम की जाए। ये माहौल है, माहौल फराहम की जाए मश्क से, प्रिंट से, खानों से और खेल से। ये क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों जबान की आमोजिश में पोस्टर, यानी जब बच्चे को भाषा आप सिखा रहे हैं तो उसमें जो है ना पोस्टर यानी बैनर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि डॉट डॉट माला माल माहौल फराहम किया जाए। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में तो माशाल्लाह बहुत इसका एहतमाम किया जाता है, सरकारी में भी रहता है। सरकारी में भी जब आप जाइएगा क्लासरूम में देखिएगा पूरे दीवार पर 1 से लेकर 100 तक गिनती रहता है, ए से लेकर जेड तक, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारी चीजें, चैत बैसाखी ये सारी चीजें रहती है। वो क्यों लगाई जाती है? ताकि एक माहौल प्रिंट समृद्ध वातावरण बने। जी तो दोस्तों ये कि जो है कि पोस्टर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि जो माहौल बने वो प्रिंट से माला माल माहौल बने। इसी को हिंदी में अगर आप कह सकते तो प्रिंट समृद्ध वातावरण हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौमी दरसियात का खाका 2005 मुरत्तिब किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, नेशनल फॉर ट्रेनिंग ने, और ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जी एंड ट्रेनिंग ने। अब देखिए सबसे पहले आप तो ये समझ लें कि दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौमी दरसियात का खाका, तो कौमी दरसियात का खाका का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं NCF। इसका 2005, ये 2005 में आया था। ठीक है ना, तो दोस्तों नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। नेशनल यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी पूरे भारत में जब पढ़ाएंगे तो एक दस्तावेज है कि किस किस चीजों को हमें फॉलो करना है, क्या क्या रूल नियम है, वही एक लेखा जोखा इसके अंदर है NCF। लेकिन दोस्तों इसको तैयार किसने किया था? वही है मुरत्तिब करना, यानी किसने इसको तरतीब दिया था। अगर आप कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूनिवर्सिटी का दोस्तों आप सुने होंगे UGC, यू से यूनिवर्स, जी से ग्रांट, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसने नहीं किया था। और ये है आपका नेशनल काउंसिल, नेशनल दोस्तों इससे होगा N और काउंसिल हो जाएगा C, ऑफ एजुकेशन E, एजुकेशन E से होगा रिसर्च R, और एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग है ना ये NCER, और ट्रेनिंग आपका T हो जाएगा NCERT। NCERT का मतलब क्या होता है? NCERT एक संस्था है जो दोस्तों पूरे भारत के अंदर जो किताबें वगैरह होती हैं वो कैसे छपेंगी, क्या ये इससे संबंधित यानी मवाद से संबंधित कामों को वो देखती है। तो ये जो कौमी दरसियात का खाका 2005 है, इसको दोस्तों NCERT ने ही तरतीब दिया था, इसीलिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और ये वाला जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको डाइट भी आप कहते हैं, तो ये तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि क्लास में खेल सरगर्मियों के जरिए तलबा को जबान सिखाते हुए ये ख्याल रखना मुनासिब है कि यह सरगर्मी, मतलब अगर बच्चे को हम खेल से बच्चे को सिखा रहे हैं तो, लेकिन ध्यान ये बात भी रखनी चाहिए कि ये सरगर्मी क्या तलबा को मजीद अदबी मुताले पर रागिब करे, जे टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो, यानी ये ध्यान में रहे कि ये कम लागत का हो, कम खर्चा का हो, अंदाजा कारी और हुसूल इल्म के से मरबूत हो, दरसी किताब देखने की जरूरत कम से कम कर दे। यानी बच्चे को आप जब आप पढ़ा रहे हैं खेल खेल में, तो आप ऐसा पढ़ाएं कि वो किताब ही ना देखे। जी नहीं, ध्यान दीजिए, कहा जाता है ना आप कोई भी काम कराएं बच्चे से तो दोस्तों एक नसीहत आमोज हो, यानी बच्चे को मोटिवेट करे वो पढ़ने पर, है ना जी। ये नहीं कि बच्चे को खेल खेल में सिखाएं वो, और इतना ना खेल का वो आदी हो जाए कि वो पढ़ाई छोड़ के वो खेल ही की तरफ पागल रहे। तो ये दोस्तों हम अपने मेन मुद्दे से हटना हुआ। मेन हमारा टारगेट तो ये है कि बच्चे को सिखाना है, बच्चे पढ़ने की तरफ क्या करें, आ जाएं, बच्चे पढ़ने की तरफ रागिब हो जाएं, बच्चे पढ़ने से जुड़ जाएं, ये हमारा मेन मोटिव है। उसी में दोस्तों हम खेल खेल में सिखा रहे हैं ताकि वो वातावरण उसको मिलता रहे। तो ये जो पहला वाला है
तलबा को मजीद अदबी मुताले पर रागिब करे, रागिब का मतलब आकर्षित करे यानी खींचे, मोटिवेट करे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्लास में खेल सरगर्मियों के जरिए तलबा को जबान सिखाते हुए हमें यह बात भी ख्याल में रखनी चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो बच्चे को और भी पढ़ने की तरफ मोटिवेट करे, रागिब करे, यानी और पढ़ने की तरफ उसका ज़हन ये आकर्षित करे। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अब बी क्यों नहीं होगा? टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत का हो, यानी हम ये करें कि जो भी हम खेल करें वो टेक्नोलॉजी के मुकाबले कम लागत, तो जाहिर सी बात है ये हमारा काम नहीं है कि कम लागत हो या ज्यादा हो, ठीक है, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिवानी, शिवानी एक उस्तानी जी का नाम है। शिवानी ने हाल ही में एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी थी जिसके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ता किसी तरह गायब हो जाता है। शिवानी को यह कहानी पढ़कर बड़ा मजा आया और उसे अपना कुत्ता याद आया। कहानी से शिवानी के रिश्ते को सबसे बेहतर अंदाज में किस तरह बयान किया जा सकता है? मतन से घर का, मतन से दुनिया का, मतन से वतन का और मतन से खुद का। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए कि शिवानी ने हाल ही में एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी थी जिसके पास एक कुत्ता था, यानी एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी जिसके पास एक कुत्ता था लेकिन वो कुत्ता गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वो कुत्ता जब गायब हुआ तो उसमें उतार चढ़ाव होगा कि क्यों गायब हो गया, या वो कहीं घूमने गया था, रास्ते में बाढ़ आ गया, कुछ आ गया। अगर मान लीजिए कि उस कहानी को अगर हमको अच्छे ढंग से पेश करना हो तो कैसे पेश कर सकते हैं? तो वही चीज कह रहा है कि कहानी से शिवानी के रिश्ते को सबसे बेहतर अंदाज में किस तरह आप बयान कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, कहीं आप जाते हैं घूमने के लिए या किसी भी कहानी को आप अगर अच्छे ढंग से पेश करते हैं तो उस कहानी को अपने आप पर जोड़ दीजिए, आप अच्छे ढंग से उसको पेश कर दीजिएगा। तो यही चीज तो इसमें कहा जा रहा है कि कहानी से शिवानी के रिश्ते को सबसे बेहतर अंदाज में किस तरह बयान किया जा सकता है। पहला है मतन से घर का, जी नहीं, मतन से दुनिया का, जी नहीं, मतन से मतन का, जी नहीं, बल्कि मतन से खुद का, यानी उस कहानी के जो जो किरदार है उसके जगह अपने आप को रख देना। जे, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये आपके जे, ये आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई, वन सेकेंड। जी चलिए, 21 नंबर में है, तलबा को यूं ही किसी खास मकसद के बगैर बोलने में मजा आता है। इस सरगर्मी का ज्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर, यानी ये कहा जा रहा है कि बच्चे को जो है ना बगैर मकसद के, जैसे आप देखेंगे कहीं बैठे रहिएगा, कोई टॉपिक वगैरह नहीं है, कुछ भी छिड़ गया उस पर आप बोल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर बच्चे को बगैर किसी मकसद के बोलने पर मजा आता है तो इस वाले अमल को और भी हम अच्छा बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? पहला है तलबा को चंद खास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए, कि कहा जाए कि भाई तुम इतना ही अल्फाज को इस्तेमाल करो। अच्छा, तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ्फुज के साथ बोलने की ताकीद की जाए, कहा जाए कि जब आप तुम बोलो तो दुरुस्त बोलो और इस सख्ती से इस पर पालन कराया जाए। तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना भी कराया जाए। तलबा को आखिरी में कोई खास काम अंजाम देने पर आमादा किया जाए। इसमें आपको ये देखना है कि दोस्तों एक बच्चे को ऐसे ही बोलने में बहुत मजा आता है, तो उस बच्चे को हम जो ये बोलने का सरगर्मी है इसको और बामकसद हम कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ्फुज के साथ बोलने की ताकीद करें, तो यहां पर तो यह है कि किसी खास मकसद के बगैर तो ताकीद हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना, यहां तो बोलने की बात है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तलबा को आखिर में कोई खास काम अंजाम देने पर आमादा किया जाए, जी नहीं। तलबा को चंद खास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए, जे, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कारी मतन का बामाना बनाता, कारी मतन को होना चाहिए, मतन को बामाना बनाता है। इस बयान का इतलाक बुनियादी तौर पर इस पर होता है कि, कारी का मतलब क्या हुआ? कारी, ये कारी का मतलब कारी साहब मत समझ लीजिएगा, कारी का मतलब होता है पढ़ने वाला,
जैसे मान लीजिए कि आप ही कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप कारी साहब है, यानी कि पढ़ने वाला। वही कह रहे हैं कि कारी मतन को बामाना बनाता है। इस बयान का इतलाक बुनियादी तौर पर इस पर होता है, कोई भी आपके पास बुक आएगा चाहे कुछ भी आएगी, तो जो पढ़ेगा उसी के फीडबैक के अनुसार ना समझ में आएगा कि ये बुक कैसी है, या ये पत्रिका कैसी है, या ये पर्चा कैसी है ना। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि मतन कारी को माना अता करता है, यानी ये कह रहा है जो मतन है पैराग्राफ वो कारी को माना देते हैं, या कारी को मुसलसल मतन से माना वजह करते रहना चाहिए। मतन के माना मुतय्यन करने में मुसन्निफ अहम नहीं है, या कारी मतन का माना अता करता है। एक बात याद रखिए कि जो आप टॉपिक से हैं उसको जो पढ़ने वाला है वही उसको माना देता है, क्योंकि रेटिंग कौन देगा, तो रेटिंग देगा दोस्तों जो पढ़ने वाला है वो है। तो यही इसका मतलब हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमरे जमात में दौरान तदरीस अगर कोई तालिबे इल्म एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब मुअल्लिम को मालूम नहीं हो तो क्या करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि क्लासरूम में कोई बच्चे ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब जो है ना टीचर को पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करनी चाहिए। बाद में मालूम करके सही जवाब बताना चाहिए, इसको डांट कर बैठा देना चाहिए, मुअल्लिम को उसी वक्त जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम तो उसको डांटेंगे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। उसको हम क्या करते, जब जवाब ही पता नहीं है तो जबरदस्ती क्या कोशिश करनी है, ये भी नहीं करना है, बल्कि बाद में मालूम करके सही जवाब बताना चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उस्ताद के सवाल करने पर अगर तालिबे इल्म जवाब न दे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर एक उस्ताद ने सवाल किया और बच्चे जवाब नहीं दे रहे तो उस्ताद को क्या करनी चाहिए। दूसरे तालिबे इल्म से जवाब हासिल करने की कोशिश करे, उसी तालिबे इल्म से दूसरा सवाल पूछे, सबक को आगे पढ़ाना चाहिए, मिसालों के जरिए उसी तालिबे इल्म से जवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए एक बच्चे से सवाल किया गया, वो जवाब नहीं दे रहा है, तो अगर हमने दूसरे से पूछ लिया तो उस बच्चे के अंदर मोटिव एक हेजिटेशन आएगा, एक नेगेटिविटी आएगी कि हमने नहीं बताया। दूसरा बच्चा जो बता देगा वो उसके अंदर एक थोड़ा सा ये आएगा कि मैं बता दिया हूं, मैं इससे ज्यादा ये हूं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस बच्चे के अंदर देखना है कि वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है, वो जिस वजह से नहीं दिया जा पा रहा है, तो यानी उसको हम मिसालों के जरिए पहले समझाएं तब वो जवाब दे पाए। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि मिसालों के जरिए उसी तालिबे इल्म से जवाब हासिल करने की कोशिश की जाए। अगला सवाल दोस्तों है कि कमरा जमात में किसकी मरकजी हैसियत हासिल होती है, उस्ताद को, तलबा को, मजमून को, तरीक़े तदरीस को। यानी क्लासरूम में उस्ताद भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, किताबें भी होती है, और उस्ताद के पढ़ाने का तरीका भी होता है। उसमें किस चीज को सबसे ज्यादा दोस्तों वैल्यू दिया जाता है, तो वो तलबा को। जैसा कि मैंने पढ़ाया कि दोस्तों अभी जो तालीम है वो आपका तिफले मरकुज यानी कि बाल केंद्रित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा।